गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ हमें डायरेक्ट मिलेंगे और बाकी में कॉन्सेप्ट हम लोगों को निश्चित रूप से देखना ही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेम द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नाम देकर के तो एक तरह से उसने हमारे ऊपर एहसान ही किया है डियर स्टूडेंट्स। नॉर्मली वो मैग्नेटिक इंडक्शन देकर के ही छोड़ देता है। तो यहाँ टर्मिनोलॉजी हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मैग्नेटिक इंडक्शन का सीधा सीधा सा मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से ही है। यूनिट हमारी टेस्ला होती है। जो फर्स्ट पार्ट था वो कंपैरेटिवली आसान था। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फाई बी होता है और इसको हम लोग बी ए कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं या फिर वेबर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक आप काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। डिस्टेंस अब इसने यहां पे क्या पूछ लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट बनता है। तो फ्लक्स इक्वल्स टू बी ए होता है, cos थीटा या cos फाई की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। हम यहां से इसका डायमेंशन लेस करके दे सकते हैं, दैट इज ml2 t-2 a-1। तो नया कुछ नहीं बताने के लिए इसमें रूट मेमोरी में अगर आपको याद है तो चलेगा, अदरवाइज तो ये फॉर्मूला सबसे कन्वीनियंट है, सबसे आसान है, यहीं से आप लोग इसको निकाल के दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, राइट 3 फैक्टर्स ऑन व्हिच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स। डियर स्टूडेंट, जब तक मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्लियर नहीं है, फॉर्मूला आपने याद नहीं है, तब तक मैं निश्चित रूप से इसका आंसर नहीं दे सकता। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, सब जानते हैं। हम लोग एल से डिनोट करते हैं और ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, द परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक कॉइल है, अब इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, एज वेल एज इसके अंदर हम लोगों ने मटेरियल क्या इंसर्ट किया हुआ है, दैट इज सॉफ्ट आयरन और एल्निको व्हाटएवर सो, तो उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट आंसर यहां से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, conceptual additions. The metallic rod held horizontally along east-west direction is allowed to fall under gravity. Will there be an EMF induced at its end? Justify your answer. अब 1 मार्क्स में उसने जस्टिफिकेशन भी पूछ लिया, नो डाउट आपके साथ तो नाइंसाफी है। सेम क्वेश्चन अगर आता है तो 2 मार्क्स में आएगा, अदरवाइज तो वो जस्टिफिकेशन नहीं पूछेगा। मैंने जानबूझ के जस्टिफिकेशन यहाँ इसलिए आपसे पूछा है कि आपको ये फंडा क्लियर हो। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये एक मार्क देना होता है। अब वो कहता है एक मेटलिक रॉड है जो ईस्ट वेस्ट में रखी हुई है, यानी जो मेटलिक रॉड है वो ऐसे रखी हुई है और ये ऐसे नीचे करके फॉल कर जाती है, गिर जाती है, तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर यहाँ पे अर्थ का सिनेरियो बना लूं, यहां मैं कहता हूं साउथ और यहां कहता हूं नॉर्थ, नो डाउट ये मेरे पास मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। अब अगर ये इसके ऊपर गिरेगा तो देखिए गिरने की डायरेक्शन और वर्टिकल कंपोनेंट तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वजह से तो ईएमएफ इंड्यूस हो नहीं सकता। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी होती हैं, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट करेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, तो यहां मेरे को ईएमएफ इंड्यूस होकर के मिल जाएगा। शुरुआत मेरे को आंसर की करनी है यस से और फिर आपको जस्टिफिकेशन में देना है कि एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ विल बी क्लेस्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब कुछ स्टूडेंट्स ने यहां वर्टिकल कंपोनेंट दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जस्टिफिकेशन क्लियर नहीं है, आप पक्का अपने आप में नहीं है, तो आपको उल्टे सीधे आंसर देने से बचना चाहिए क्योंकि फिजिक्स का एग्जामिनर जो है वो सब जानता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम डियर स्टूडेंट्स, देखिए predict the direction of induced current in metallic ring 1 and 2 when current I steady decreasing। अब देखिए यहां 3 केस बनते हैं, कांस्टेंट करंट है, डिक्रीजिंग करंट है
और इंक्रीजिंग करंट है। डियर स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर डिक्रीजिंग है, जैसा कि यहाँ स्टडीली डिक्रीजिंग है, कुछ बच्चा यहाँ पे सिर्फ इतना ही पढ़ता है, स्टडीली पढ़ता है, इसके बाद डिक्रीजिंग पढ़ता ही नहीं है, तो आंसर गलत हो नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। अब अगर डिक्रीज कर रहा है तो सेम डायरेक्शन में करंट, और इंक्रीज कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट, और अगर कांस्टेंट है तो कोई भी ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो डिस्टेंस सबसे बढ़िया तरीका यही है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोट करने की कोई जरूरत नहीं है। डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में करंट होगी, आप देखेंगे कॉइल नंबर 1 में ये हो गई, तो इसको अगर मैं देखता हूं तो दैट इज क्लॉकवाइज, और अगर मैं कॉइल नंबर 2 में करता हूं तो ये डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2 में क्लियरली मेंशन करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्लॉकवाइज इन रिंग 1 एंड एंटी क्लॉकवाइज इन रिंग 2। इस तरह से आंसर आप लोगों को देना है। अगर इंक्रीजिंग करंट है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। मैं एक डायग्राम और बना के दिखा देता हूं, क्योंकि कई बार वो हम लोगों से इंक्रीजिंग का भी केस पूछ लेता है। मान लीजिए सेम कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन अब वो कहता है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग है तो ऐसी स्थिति में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये करंट मेरे पास यहां थी तो ये अपोजिट हो गया, ये यहां थी तो ये अगेन यहां पे अपोजिट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इंक्रीजिंग है तो आपको इस तरह से साइन लगाने हैं, अपोजिट लगाने हैं, और अगर डिक्रीजिंग है तो सेम डायरेक्शन में लगाने हैं, और अगर कांस्टेंट करंट है तो ईएमएफ या करंट यहां इंड्यूस होगा ही नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहां प्लॉट दे रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट। दो इंडक्टर कॉइल्स हैं ए एंड बी, व्हिच ऑफ टू हैज लार्जर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर उसने काफी हद तक दे दिया। अगर वो यहां यही पूछ लेता कि व्हाट विल शो बाय दिस प्लॉट और बाय दिस ग्राफ, तो फंस जाते शायद। फिर हमें यहां से कहीं ना कहीं हेल्प लेनी थी। यहां 2 इंडक्टर्स, इसका मतलब इंडक्टर से रिलेटेड कुछ वो पूछ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहां मेरे को फाई और आई के बीच का रिलेशनशिप याद होना चाहिए। क्या होता है बताएंगे जरा। फाई इज इक्वल्स टू एल आई, यहां से आप L सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज फाई ओवर आई। इसका मतलब इस ग्राफ में ये जो स्लोप है, ये स्लोप मेरा सेल्फ इंडक्टेंस को या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हमने यहां पे ये दिया सेल्फ इंडक्टेंस को या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब किसका ज्यादा है किसका कम है, लार्जर वैल्यू पूछी है तो भैया आपने लार्जर ही देना है, स्मॉलर वन का जिक्र ही नहीं करना। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आई को कर देंगे कांस्टेंट। जैसे ही आपका आई कांस्टेंट होगा तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आ जाएगा, जिसका फाई ज्यादा उसका L ज्यादा। आप आई को कांस्टेंट करने के लिए क्या करते हैं, यहां एक लाइन परपेंडिकुलर टू आई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। अब जरा देखेंगे B के लिए ये हो गया दैट इज फाई B, और A के लिए ये हो गया दैट इज फाई A। तो डियर स्टूडेंट, नो डाउट A के लिए फ्लक्स जो है वो ज्यादा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ A जो है वो ज्यादा होगा। मेरे को यही आंसर देना है। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये चीज मेरे को करके भी दिखानी है। मैं डायरेक्ट आंसर देने से बचूंगा, 1 मार्क्स का होता तो डायरेक्ट दिया जा सकता था आंसर। देखें यहां हम लोगों ने L इक्वल टू D फाई ओवर आई लिखा, यहां से कॉन्सेप्ट मिल गया। अब देखिए इस क्वेश्चन काफी कुछ हेल्प कर जाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, वहां में अगर ना भी क्लियर हो रहा था, या थर्ड क्वेश्चन था जिसमें पूछा था किस किस के ऊपर डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये क्वेश्चन हमें हेल्प कर जाते हैं। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पूरा पेपर करने के बाद भी अगर हम उसको अटेम्प्ट करेंगे तो कई बार हमें आंसर्स याद आ जाते हैं। तो इसलिए कोई भी जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। अगर कहीं ऐसा लगता है तो पहले क्वेश्चन पेपर पूरा कर लो, पढ़ लो, इसके बाद आप आंसर दो। तो डिस्टेंस क्लियरली मेंशन करना है, A हैज लार्जर वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में ही आप लोगों को देना है। यहां मेरे बताने के लिए कुछ खास बचता नहीं है। सबसे पहले तो आप डिफाइन ही दे सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस आपका सिंगल कॉइल में एप्लीकेबल होता है, जबकि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 2 कॉइल होना बहुत जरूरी है। रिलेशन सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द साइज, शेप एंड द नंबर ऑफ टर्न्स, जबकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो दोनों कॉइल्स की जो ज्योमेट्रिकल शेप है, अलाइनमेंट है, उन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन चीजों को आप दे सकते हैं। आपको 2 मार्क्स में है तो कम से कम 3-4 डिफरेंस तो आपको देने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर शोज 2 आइडेंटिकल
rectangular loops 1 and 2 placed on a table along with a straight long conductor. What will be the directions of the induced currents in the loop when they are pulled away from the conductor with the same velocity? Will the EMF induced in two loops be equal? Justify your answer. तो दो तीन पार्ट में है, क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। तो पहले तो आपको इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन देनी है, फिर किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा ये बात देनी है, ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा ये बात देनी है। तो डिस्टेंस, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ मेरे को आना चाहिए, तभी मैं डायरेक्शन दे सकता हूं। लेंज लॉ क्या कहते हैं? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बी सच लाइक दैट इट अपोज द कॉज बाय व्हिच इज इंड्यूस्ड। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए यहाँ पे स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है, तो इसकी वजह से राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को ये आउटवर्ड मिलेगा। आउटवर्ड मिलेगा तो मैंने यहाँ पे ये डॉट के साइन ऐसे लगा लिए डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो कर दिया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप डायग्राम के ऊपर कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर मैं इस साइड में देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को इनसाइड मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। अब इनसाइड के लिए मेरे को यहाँ पे ये इस तरीके से क्रॉस बना देने हैं, दैट इज लाइक दैट। अब डियर स्टूडेंट देखिए, जब मैं इस कॉइल को v वेलोसिटी से इधर ले जाऊंगा, कॉइल नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरे को यहां पे क्या लगाना होगा, महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया लगाना होगा, MBI लगाना होगा। अब MBI के लिए मेरे को अपने हाथ को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, मोशन M और B और I। तो M मोशन ये हो गया और B मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, तो इस तरह से लगाऊंगा M, और B की बात करूंगा तो ये बाहर I मेरा नीचे की तरफ हो गया, दैट इज लाइक दैट। तो डिस्टेंस देखें जरा, नहीं कहीं गड़बड़ हुई, कॉइल नंबर 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो MBI सॉरी, ये राइट हैंड में हम लोग लगाएंगे, तो M महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया, B मेरा बाहर है, M ये है, देखें M B भूल जाते हैं भैया, करना तो होगा, M B और I, ये लाइक दैट MBI ये लगाएंगे आप लोग। अब MBI ये लगाएंगे तो यहां आपको एंटी क्लॉकवाइज ये मिल जाएगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं तो दूसरी तरफ भी मेरा लगा तो MBI है, तो MBI के लिए मैं क्या करूंगा, फर्दर अपने हाथ को वही स्ट्रेच करूंगा। M लगाना किस पे है, मेरे को इस वाली ब्रांच में लगाना है, और यहां भी इस वाली ब्रांच में लगाना है। तो M की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो M मोशन मेरा ये हो गया, B मेरा अंदर हो गया, तो करंट ऊपर आ गई, करंट ऊपर आ गई तो क्लॉकवाइज हो गया। तो इस वाली कॉइल में, कॉइल नंबर 2 में मेरा क्लॉकवाइज होगा, और इसमें कॉइल नंबर 1 में एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो I मे गो थ्रू फॉर दैट। अब बात करता है कि EMF इंड्यूस होगा या नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, EMF तब इंड्यूस होता है जब वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब यहां क्या हो रहा है, स्टडी करंट है, तो स्टडी ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, सारे में मैग्नेटिक फील्ड स्टडी है, दैट इज। तो डिस्टेंस सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं दोबारा से जरा। सेकंड पार्ट में, विल द EMF इंड्यूस इन टू लूप्स बी इक्वल। हाँ, तो दोनों में जो EMF इंड्यूस होगा क्या इक्वल होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा वो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर dt होता है। ये मेरे पास माइनस का BA cos थीटा ओवर dt होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, B मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, मेरे यहाँ पे बच गया क्या, DA ओवर dt। तो एरिया स्वैपिंग की बात मैं करता हूं, तो देखिए यहाँ पे जो इसका लेंथ है वो कंपैरेटिवली छोटा है, और यहाँ पे लेंथ बड़ा है, तो इसमें एरिया स्वैपिंग ज्यादा होगा और इसमें एरिया स्वैपिंग कंपैरेटिवली कम होगा। अल्टीमेटली जिसमें एरिया स्वैपिंग ज्यादा है इसमें इंड्यूस EMF ज्यादा होगा, जिसमें एरिया स्वैपिंग कम है इसमें EMF इंड्यूस कम होगा। तो उसने तो सिर्फ यस नो पूछा है, तो हम नो देकर के आंसर कर देंगे, लेकिन अगर वो पूछता कि किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, तब भी हम लोग अपना आंसर इस फॉर्मूले की बेसिस पे दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9।
A rectangular conductor LMNO is placed in uniform magnetic field B directed perpendicular to plane of the conductor as shown in figure. Obtain expression for the EMF induced in the arm MN when the arm is moved towards the left with the velocity v. स्टूडेंट्स उसने इतना लंबा किया है, बाकी है कुछ नहीं, सिर्फ BLV मोशनल EMF का डेरिवेशन आप लोगों ने देखा है। अब इस एक्सप्रेशन को उसने यूज कराया है पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के लिए। क्या सिचुएशन है? यूज द above expression to find the EMF induced between the ends of a axle of length L on a railway carriage traveling on the level ground with speed v. Assume the value of Earth's magnetic field at the place to be v and angle of dip is theta. Dear students, पहला आंसर मैं पहले क्लियर कर देता हूं, फिर दूसरे की बात करता हूं। पहले आंसर में कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे को d5/dt लगाना, और यहां पे फाई की बात करते हैं तो BL x होगा, L into x एरिया हो गया। जहां तक cos थीटा की बात है तो थीटा यहाँ पे 0 होगा, नॉर्मल टू प्लेन और कॉइल के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो यहां से BL भी आ गया मेरा। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट को फिर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऊपर से ईस्ट वेस्ट किसी रॉड को गिराया था, तो उसमें ऊपर से नीचे मोशन हो रहा था, जबकि इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि ये कोई रेलवे ट्रैक है और इस रेलवे ट्रैक पे ये व्हील्स हैं ट्रेन के, और इन व्हील्स को कनेक्ट करने वाला ये एक्सेल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सेल होगा, किसी भी डायरेक्शन में मेरा ट्रेन चले कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेन तो ऐसे जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चले, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है अर्थ का उसको ये हमेशा क्लैश करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो लगेगा BLV ही यहाँ पे, साथ में यहाँ साइन थीटा आप लोग और कह सकते हो। थीटा की बात करोगे तो 90 डिग्री होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है और मोशन आपका हॉरिजॉन्टल है। अब वेलोसिटी आपको दे रखी है, L ये एक्सिस का जो लेंथ है वो होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे यहां मेरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस वर्टिकल कंपोनेंट को अगर याद हो तो हम लोग क्या कहते हैं, VB इक्वल्स टू R साइन डिप। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। इस तरह से आप लोग इंड्यूस EMF की बात यहां कर सकते हैं, निकाल के दे सकते हैं। दैट इज हियर। अब यहाँ थीटा उसने लिया हुआ है, तो मैं जानना चाहूंगा कि डिप को, हाँ ठीक है, उसने यहाँ डिप एंगल को थीटा ले रखा है डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्लास में। तो आप जो है ना, फिर ऊपर जो फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस किया था BLV, वहां पे फाई ले लेना, कोई नया नाम ले लेना। वैसे ये डिप जो है, डिप एंगल थीटा होकर के क्या होता है, डेल्टा होता है, तो हम लोग आंसर अपना जनरली डेल्टा में देते हैं। तो आप लोग थोड़ा केयरफुल रहना कि अगर उसने थीटा दे रखा है तो थीटा के टर्म्स में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 10, the magnetic flux through a coil perpendicular to plane is varying according to relation phi equals to this one। अब देखो भाई मजेदार सी बात है भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट यहाँ पे वेबर दे रखी है। अगर किसी बच्चे को याद भी नहीं है तो पूरा टेस्ट करने के बाद तो वो आंसर सही दे सकता था, आधा नंबर तो आंसर यही मिल रहा है आपको। अब आपको फ्लक्स दे रखा है और क्या निकालना है, EMF निकालना है, करंट निकालनी है, तो भैया निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में है ही, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का सहारा हमें लेना पड़ेगा। इंड्यूस EMF के मैग्नीट्यूड की बात की है, मैंने साइन का साइन छोड़ दिया, d5/dt। फ्लक्स की वैल्यू हमें ये दे रखी है। अब इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो 5 3 जा 15t स्क्वायर, 4 2 जा 8t और 2 into 1 2, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, तो यहां माइनस का 0 कर सकते हैं, ना में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस ये मेरे पास में आ गया क्या, इंड्यूस EMF। अब इंड्यूस EMF पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकालना है, कब निकालना है, जब t इक्वल टू 2 सेकंड है। तो इस पूरी इक्वेशन में मैं t की जगह पे 2 वैल्यू प्लेस कर दूंगा, तो इस तरह से मेरे को 78 वोल्ट इंड्यूस EMF मिल जाएगा। अब करंट निकालनी है, जबकि रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है, तो भैया I इक्वल्स टू ये रहा E/R, माइनस के साइन को हर जगह ही इग्नोर किया हुआ है, दैट इज 78/5, 15.6 एम्पियर। तो इस तरह से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कहीं छुपा हुआ पड़ा होता है ये क्वेश्चन, सीबीएसई ने कभी पूछा था, लेकिन अब बहुत दिनों से सीबीएसई इस तरह का क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा है। अब मे भी आपके आ जाए, तो मैं तो ढूंढ ही रहा है उस क्वेश्चन को, आया है लेकिन सीबीएसई में ये पता है। तो 2 मार्क्स में बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैथमेटिकल। क्वेश्चन नंबर 10 का ही लास्ट पार्ट है हमारा।
3 मास का. A bar magnet falls from height h through metal ring. Will acceleration be equal to g? Give reason yourself. What happens if the ring of the above case is cut so as not to form a complete loop? रिलेशन बार बार इस चीज को हम लोगों ने एम्फसाइज किया है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने रखा है. देखिए क्या है, ये मेरे पास मान लीजिए लूप है, कंप्लीट लूप है, और ये आप मैग्नेट को इसमें फॉल करा रहे हो. डायरेक्शन देखने वाली बात ये है कि जब ये मैग्नेट नीचे आएगा तो अकॉर्डिंग लेंथ इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज की वजह से इंड्यूस हो रहा है. इवन दैट रिंग मेरी कंप्लीट है तो ई ओवर आर से इसमें करंट भी फ्लो होगी. अब डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अगेन इस तरह से होगी कि उस कॉज को अपोज करे जिस कॉज की वजह से इंड्यूस हो रही है. कॉज क्या है, नॉर्थ का नजदीक आना, यानी इसको रिपेल करेगी. जब रिपेल करेगी तो जो इसका एक्सीलरेशन है वो जी के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता. ऑलवेज इसका एक्सीलरेशन जो है वो लेस देन जी होगा. अगर आपको याद हो तो जो हम लोगों ने अभी रिवीजन क्लासेस जितनी डायग्राम को लेकर के इसका एक सुंदर सा ग्राफ भी बनाया था, जिसमें नीचे की साइड में शार्प टर्निंग दिखाई थी और ऊपर ब्लंट टर्निंग दिखाई थी. याद कीजिए. तो कॉम्प्रिहेंसिव वो क्वेश्चन बनता है, मुश्किल वो वाला क्वेश्चन बनता है, थोड़ा आसान यहां दे दिया है. चलिए, तो पहला आंसर. अब दूसरे आंसर में वो क्या कहता है, चलो इसमें और भी बता देते हैं. एग्जैक्टली डियर स्टूडेंट, मैं उसी आंसर को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. एक सिचुएशन ये होगी जब इस मैग्नेट का एग्जैक्टली सेंटर यहां पे होगा, ये नॉर्थ होगा, यहां साउथ होगा, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस समय जबकि ये एग्जैक्टली सेंटर में, वहां पे मेरा A इक्वल्स टू जी मिल जाएगा. अब अगली बात होगी क्या, अगली बात में मेरे पास ये सिचुएशन मिलेगी लाइक दैट. यहां पे मेरा साउथ था, ये नॉर्थ था, तो पोलरिटी अपोजिट हो जाएगी. लेकिन अगेन इस ब्लैक वाली सिचुएशन में भी A मेरा लेस देन जी होगा. अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इस कॉइल को यहां से काट दिया. क्या कर दिया भैया, काट दिया. काट दिया ये इस तरीके से, यानी ओपन एंडेड है. ओपन एंडेड है तो इस कॉइल के दोनों एंड्स पे ईएमएफ तो इंड्यूस होगा. ईएमएफ तो दोनों एंड्स पे इंड्यूस होगा, लेकिन इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगी. करंट फ्लो नहीं करेगी तो उस स्थिति में A जो है वो G के बराबर होगा. ईएमएफ इंड्यूस होगा, कोई पावर डेसिपेशन नहीं हो रहा. जब पावर डेसिपेशन नहीं हो रहा तो A इक्वल्स टू G मेरे को मिल जाएगा. तो इस तरह से इस टेस्ट के एक्सीलरेशन की बात हम लोगों ने की, बड़ा मजेदार सा टेस्ट था. अब इसमें डायरेक्ट रूल और वो सब चीजें डिस्कस नहीं हुई है, कोई बात नहीं, होता है. अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें हाईएस्ट अचीवर की आंसर शीट के बारे में. ये आंसर तो यहाँ दे रखे हैं, आप यहाँ से अपना रेक्टिफाई कर ही लेंगे. अब मैं हाईएस्ट अचीवर की आंसर शीट के बारे में बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स. तो देखिए ये हाईएस्ट अचीवर है हमारा. अगर हम देखें तो आंसर शीट बड़े अच्छे से फ्रेम की है. एज यूजुअली आप लोग देखते हैं राइटिंग अच्छी है तो, और लिखता भी ठीक है बच्चा. अब देखिए यहाँ पे वेबर तो उसने ठीक लिखा, लेकिन इसको लिखने में गलती कर गया. मैग्नेटिक इंडक्शन को समझ नहीं पाया और टेस्ला की जगह पे हेनरी लिख दिया, तो आधा नंबर मिला इसको. 2 पार्ट में सही ठीक था. अब डायमेंशन एनालिसिस की बात करें तो अगेन कहीं इसी में दिक्कत है, इसी यूनिट में दिक्कत है, तो यहाँ डायमेंशन में भी दिक्कत आ गई भैया, 0 मिल गया. जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 फैक्टर्स उसने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं, चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, शुरुआत उसने यस से ही की है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए. It said the axis of the rod perpendicular to the magnetic field of Earth and due to non-uniform magnetic field flux changes hence EMF induced. ये रीजनिंग इसने बिल्कुल एक तरह से मैं कहूंगा ठीक नहीं दिया है. रीजनिंग आपको ऐसे ही देना है. As horizontal component of Earth's magnetic field will be clashed due to what east-west falling conductor, hence I EMF induced. तो इस तरह से रीजनिंग आपको देनी है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो बिल्कुल सही से दिया है उसने. मेटल रिंग क्लॉकवाइज, मेटल रिंग 2 एंटी क्लॉकवाइज. अब इसमें इतनी लंबी लैंग्वेज ना भी लिखे, सीधे रिंग नंबर 1 क्लॉकवाइज, रिंग नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज दे तो ज्यादा अच्छी बात है. नेक्स्ट देखें, बिल्कुल वही तरीका, डायग्राम प्रॉपर उसने दिया, ग्राफ प्लॉट पूरा एज इट इज दिया. फिर उसने यहाँ पे फॉर्मूले के बेसिस पे चीजों को समझाने की कोशिश की. फिर उसने कांस्टेंट किया, और कांस्टेंट करके यहाँ पे a इज ग्रेटर. अब इसको छुपा के रखा है उसने, तो छुपाना नहीं है, सिर्फ यही आपने देना है, ऐसे मान लीजिए, बाकी चीजें दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन नंबर 8. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है
उसको उसने यहाँ पे सारी चीजों को मेंशन करते हुए फिर आंसर दिया और लास्ट में कहा भी है नो सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज द करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर एंड आल्सो द लेंथ ऑफ लूप टू ग्रेटर। हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिया, उसकी रीजनिंग ठीक है, उसने कोई बहुत ज्यादा गलत बात नहीं की है। हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिखाया था, वो कहता है नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सही बात है भैया। ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, अब जैसे जैसे इससे दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस तो होती जाएगी, ऐसे इधर दूर जाओगे तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस तो होती जाएगी। तो उसका कहना ठीक है। अब हमने क्या किया था, मैक्रोस्कोपिक स्टडी ली थी। मैक्रोस्कोपिक स्टडी में ये कहा था कि छोटे से रीजन में ये कॉइल है तो ये मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ऐसे ही छोटे से रीजन में ये कॉइल है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, हमने इसको एज्यूम कर लिया था। तो डिस्टेंस दोनों ही तरीके से आप अपना आंसर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि आप ऊपर मेंशन कर रहे हैं कि आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, यूनिफॉर्म कर रहे हैं या नॉन यूनिफॉर्म। अब मैंने यूनिफॉर्म क्यों किया था, क्योंकि हमारे सीबीएसई सिलेबस में डिस्टेंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। हालांकि फॉर्मूला तो यही कहता है कि भैया जैसे जैसे आप करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में चूंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने इस तरीके से आपको यूनिफॉर्म देते हुए बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ डेरिवेशन दिया, अब डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन और वो सारा लेकर के चलाया, आप देखेंगे। फिर इसके बी पार्ट में उसने ट्रेन का पाथ और वो सारी चीजें क्लियर करके यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वी वी साइन थीटा देकर के प्रॉपर से मेंशन किया है, तो मास उसको पूरे मिले ही है, आप देखिए। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगेन क्या मजेदार सा है, इसमें यूनिट नहीं लिखी थी तो एग्जामिनर ने लिख दिया। अब यहाँ उसने 2 मास में क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद रेसिस्टेंस से डिवाइड किया, आंसर सही आ गया 15.6, बात खत्म हो गई, पूरे नंबर मिल गए। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट आंसर की, तो देखो बिल्कुल उसी तरीके से मेंशन करने की कोशिश किया उसने। पहली ओरिएंटेशन दिखाई, दूसरी ओरिएंटेशन दिखाई, तीसरी ओरिएंटेशन दिखाई, एक चौथी ओरिएंटेशन और दिखा देनी चाहिए थी जिसमें इस लूप को क्या किया हुआ है, यहां से काटा हुआ है। जब यहां से काटा हुआ है तो वो सिचुएशन भी एक डायग्राम के थ्रू दिखा देनी चाहिए थी और तीनों पे ही मेंशन कर देना चाहिए था a इज लेस देन g, a इज इक्वल टू g, ये इस पे लिखना था a इज इक्वल टू g जैसा मैंने अभी बताया था, और इस पे लिखना था अगेन a इज लेस देन, और जो तीसरी कॉइल थी जिसमें आपने इसको काटा हुआ है, इस स्थिति में अगर आप इस मैग्नेट को गिरा रहे हो तो ऐसी स्थिति में यहां पे लिखना था a इज इक्वल टू व्हाट, g। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ बचा और कराने के लिए, तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो हैं, बेटर होगा कि आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।